नमस्कार, वेलकम। क्लास 12th की हिंदी साहित्य का हमारा पहला चैप्टर जयशंकर प्रसाद साहब की कविता कार्नेलिया का गीत मैं लेकर के आया हूं। और इस अध्याय में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न करने वाले हैं। अब चूंकि एग्ज़ाम देखो बहुत नज़दीक है और एग्ज़ाम के हिसाब से जो आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं वो प्रश्न हम यहाँ से देखने वाले हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले हम करेंगे कार्नेलिया का गीत। तो प्रश्न देखो, मैं पहले प्रश्न पढ़ूंगा, उसके 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, आपको थोड़ा सा समय दूंगा और फिर इसका राइट आंसर बताऊंगा और इसके पीछे की पूरी व्याख्या भी हम देखेंगे। बेस्ट तरीके से मैं समझाऊंगा ताकि पूरी कविता आपको समझ में आ जाए और इसके आंसर का इसकी जो व्याख्या है वो भी हम देखेंगे ताकि आंसर आपको परमानेंट याद हो जाए। तो प्रश्न ये लिखा हुआ है कि कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। अगर हम देखें बच्चों, इस प्रश्न को वैसे तो बिल्कुल सिंपल सा है क्योंकि शुरुआत हम इजी प्रश्न से करते हैं, पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग कैसे है कि जयशंकर प्रसाद साहब के 2 गीत है हमारे सिलेबस में, एक है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। तो अब कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा किस नाटक से लिया हुआ है। तो ध्यान रखना है कि जो कार्नेलिया है ये सेल्यूकस, जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, उसकी पुत्री है कार्नेलिया। और वो भारत की खूबसूरती को देख करके, सुहावना जो मौसम था, सुबह का प्राकृतिक लालिमा से युक्त जो चारों तरफ जो उसके वातावरण था, उसको देख करके वो भारत की सुंदरता और यहाँ के लोगों की जो विशेषता है उसके बारे में बताते हुए गीत गाती है। तो यह ध्यान रखना है कि ये जो कार्नेलिया है ये उनके चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक से देवसेना का गीत लिया, ध्यान रखना। और स्कंदगुप्त नाटक से देवसेना का गीत लिया, चंद्रगुप्त नाटक से जो है वो कार्नेलिया का गीत लिया गया है। उसके बाद अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी, ये भी इनके नाटक हैं। तो ये सभी जयशंकर प्रसाद साहब के नाटक हैं। स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, अजातशत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, ठीक है। और इसमें से और कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो सारी हम यहाँ पे देखेंगे। थोड़े से इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। आप ध्यान रखना कि अगर कंप्लीटली आप जो है इस टॉपिक को समझना चाहते हैं कि भाई आपका कोई डाउट नहीं रहे, जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना तो आपका बिल्कुल मोटिवेशन बिल्कुल आपको ऐसा मिलेगा और आपको आत्मविश्वास आपका बिल्कुल हाई लेवल पर होगा और कोई भी डाउट आपका इस टॉपिक से नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो याद रखना है कि पहले मैंने बता दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सवाल है। एक तो याद रखना है कि जो देवसेना का गीत है ना, 2 कविताएं 2 गीत हैं, वो तो इनके स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, जबकि कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इस नाटक में यूनानी सेनापति, सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे बैठकर भारत की खूबसूरती पर मुग्ध होकर के वो ये गीत गाती है। अब देखो नेक्स्ट हमारा अगला जो है प्रश्न, सेकंड प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो सेकंड प्रश्न जो है वो है कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में इसी में से प्रश्न बनने वाला है। इस पंक्ति में अनजान क्षितिज का असली मतलब क्या है। ऑप्शन 1 है वह जगह जहां धरती आकाश मिलते हैं, दूसरा है सुबह का समय, तीसरा है दूर देश से आए अजनबी लोग और चौथा है भारत का समुद्री किनारा। अब सीधे सीधे हर बच्चा इसका आंसर, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर बताएंगे कि सर क्षितिज का मतलब तो होता है ऐसा स्थान जहां आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही है। इसका जो लिटरल मीनिंग है, इसका जो शब्द सा जो अर्थ है वो तो क्षितिज का अर्थ होता है कि आसमान और धरती जहां मिलते हैं उस काल्पनिक स्थान को क्षितिज कहा गया है। लेकिन यह है अनजान क्षितिज, तो अनजान क्षितिज यहाँ पे प्रतीक के रूप में काम में लिया है कवि ने और इसका मतलब है दूर देश से आए अजनबी लोग। अब देखो इसकी व्याख्या मैं आपको बता देता हूं। यहां पे लिखा है कि क्षितिज, क्षितिज का लिटरल मीनिंग तो वही है जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कविता में इसका इस्तेमाल एक प्रतीक के तौर पर हुआ है, एक प्रतीक के तौर पर हुआ है। जहां अनजान क्षितिज का मतलब उन लोगों से है जो दूर देशों से आए हैं, जो शरणार्थी बन करके भारत में आए हैं, अलग अलग देशों से, संसार के अलग अलग भागों से भारत में शरण लेने के लिए आए हैं। वो उन समस्त लोगों को भारत भूमि पर शरण मिली है, तो ऐसा कहा गया है। और जो अजनबी हैं, भारत, कविता कहती है कि भारत इन सभी को अपनापन और सहारा देता है, इसलिए सबसे सही जवाब इसका ग है और ग है अजनबी लोग। ठीक है,
नेक्स्ट देखो अगला तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न कि कविता में लघु सूरधनु किसे कहा गया है। पक्षी जो है ना अपने जो पंख फैला करके जब उड़ते हैं तो कभी उसकी कल्पना, कभी उसकी तुलना इंद्रधनुष से करता है कि लघु सूरधनु से पंख पसारे मलय समीर सहारे। तो कवि कहने का मतलब है लघु सूरधनु से क्या तात्पर्य है। सूर्य की किरणों को कहा गया है, पक्षियों के रंग बिरंगे पंखों को कहा गया है, हरियाली पर बिखरे फूलों को कहा गया है, या सुबह के बादलों को कहा गया है। तो देखो सही जवाब बच्चों इसका रहेगा कि पक्षियों के जो रंग बिरंगे पंख हैं उनको लघु सूरधनु से कहा गया है। लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा, और सूरधनु का मतलब होता है इंद्रधनुष। तो जैसे कोई इंद्रधनुष में जो अलग अलग जैसे 7 कलर होते हैं, वैसे इन छोटे छोटे पक्षियों के रंग बिरंगे जो पंख हैं उन अपने छोटे छोटे रंग बिरंगे पंखों को फैला करके पक्षी जो है वो आसमान में उड़ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट है, तो थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखो कि इस लाइन है लघु सूरधनु से पंख पसारे। सूरधनु यानी इंद्रधनु। सूरधनु का मतलब याद रखना, कई बार क्या होता है कि शब्द का अर्थ अगर आपको नहीं पता है ना तो आप अर्थ नहीं समझ पाते हो तो फिर आंसर भी नहीं दे पाते हो। तो सूरधनु का मतलब होता है इंद्रधनुष। कवि कह रहे हैं कि पक्षी अपने छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे रंगीन पंखों को फैला करके उड़ रहे हैं। इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है क्योंकि उसमें 7 कलर होते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे पक्षी अपने छोटे छोटे रंग बिरंगे पंखों को फैला करके आसमान में उड़ रहे हैं। तो लघु सूरधनु की तुलना सीधे सीधे पक्षियों के खूबसूरत पंखों से की गई है। नेक्स्ट देखो चौथा प्रश्न देखो बच्चों कि बरसाती आंखों के बादल में कौन सी भावना सबसे प्रमुख है। गुस्सा है, नफरत है, दया है या हमदर्दी है। दया और हमदर्दी है या फिर हैरानी है। तो बरसाती आंखों के बादल भारतीय लोगों की विशेषता बताते हुए यहाँ पे कार्नेलिया जो है इन लोगों की एक प्रकार से विशेषता यहाँ के लोगों की बताते हुए कह रही है कि भारत के जो लोग हैं उनकी आंखों में करुणा है। संसार भर से जो लोग यहाँ पे शरण लेने के लिए आते हैं उनको यहाँ पे शरण मिलती है। अगर वो दुखी हैं तो भारत के लोग उनको देख करके उनकी आंखों में आंसू छलकते हैं। तो इसीलिए सही जवाब रहेगा इसका ग। उत्तर है दया और हमदर्दी। इस लाइन है कि बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। ये लाइन साफ साफ कह रही है कि भारत के लोगों की आंखें उन बादलों जैसी है जिनमें पानी नहीं करुणा का जल भरा है। मतलब वे दूसरों का दुख देख करके दुखी होते हैं और गहरी हमदर्दी रखते हैं। इसीलिए यहाँ मुख्य भाव दया और हमदर्दी का है। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा 5वां प्रश्न है, बड़े सटीक आंसर के साथ में बड़े ध्यान से आपको समझना सारी चीजों को। तो यहां पे देखो कहा गया है 5वां प्रश्न है कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे। इस पंक्ति में हेम कुंभ किसका प्रतीक है। हेम का मतलब समझते हो ना, जैसे स्वर्णिम, हेम का मतलब सोना भी होता है, हेम का मतलब बर्फ भी होता है, कुंभ मैंने घड़ा होता है। तो सोना घड़ा, सोने वाला घड़ा मतलब स्वर्णिम घड़ा। तो स्वर्णिम घड़ा किसे कहा है। पानी से भरे हुए घड़े को, तारों के झुंड को, चांद को या सूरज को। तो सही जवाब है बच्चों यहाँ पे सूरज। उगता हुआ जो सूरज है उसे कवि ने हेम कुंभ कहा है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, ढुलकाती छलकाती जैसे सुख दुख मेरे। तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है, कवि कहता है कि हेम कुंभ का मतलब सोना, और हेम का मतलब सोना और कुंभ का मतलब घड़ा है। सुबह के वक्त उषा रूपी स्त्री, मानवीकरण अलंकार है। कई बार यहां से प्रश्न भी बनता है कि अलंकार कौन सा है। तो मानवीकरण अलंकार, क्योंकि उषा को एक सुंदरी के रूप में दिखाया है। उषा रूपी स्त्री सोने का घड़ा लेकर के, मतलब सूर्योदय जब हो रहा है तो सूर्य को घड़ा माना गया है, घड़ा लेकर के आती है। यह सोने का घड़ा अपने सुनहरे रंग और चमक की वजह से उगते हुए सूरज का प्रतीक है। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो उगता हुआ सूरज जो है वो लाल होता है, साथ ही साथ थोड़ा पीलापन लिए हुए भी होता है। तो इसलिए सोने जैसा रंग होने के कारण यहाँ पे प्रतीक माना गया है सोने का। जैसे ही सूरज उगता है वो अपनी सुनहरी किरणों से दुनिया में सुख और रोशनी बिखेरता है। तो उसीलिए यहाँ पे इसे जो है वो सुख दुख ढलकाते हुए कहा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो हमारा बच्चों प्रश्न है कि कविता के अनुसार पक्षी किस ओर मुंह करके उड़ते हैं और क्यों उड़ते हैं। तो पहला है दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन के लिए। अगला प्रश्न है पश्चिम की ओर अपने पुराने घर की तरफ।
अगला है भारत की ओर, क्योंकि वे इसे अपना घोंसला मानते हैं, और उत्तर की ओर ठंडी हवा के लिए। तो कहा है ना कविता में पक्षी किस ओर मुंह करके, कि जिस और पक्षी भी, जिस और खग अपना मुंह करके उड़ते हैं वो समझ नीड निज प्यारा, मतलब उसे भी अपना प्यारा घर मान करके भारत की ओर। तो भारत की ओर उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वो भारत को अपना घर मानते हैं, भारत को अपना घोंसला मानते हैं। आइए इसकी व्याख्या करते हैं, और ये रहा हमारा आंसर जो है वो इसका रहेगा कि भारत की ओर क्योंकि वे इसे अपना घोंसला समझते हैं। कविता में साफ लिखा है कि उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ नीड निज प्यारा। नीड मतलब घोंसला। यह लाइन बताती है कि पक्षी भारत को ही अपना प्यारा घर समझकर उसी ओर उड़ते हैं। यह दिखाता है कि भारत सभी के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा ठिकाना है, मतलब जो भी यहाँ पे आते हैं उनको आश्रय मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए 7वां प्रश्न। मैं थोड़ा सा स्पीड से, थोड़ा सा फुर्ती से बता रहा हूँ सारी चीजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्न कर सकें। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप इसे स्लो स्पीड पर भी इस वीडियो को देखना चाहे तो देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम हिंदी के साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। एक एक करके सारी क्लासें आपको मिलेगी, और एग्जाम से पहले पहले हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम एक बार इसका रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। इस पंक्ति में मंगल कुमकुम किसे कहा गया है? देखो बड़े सटीक और बड़े शानदार प्रश्न है। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में इसी में से प्रश्न बनने वाले हैं। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द का आपको ध्यान रखना है, शब्द का अर्थ ध्यान रखना है। मेहनत करने वाला ही हमेशा आगे बढ़ता है, ध्यान रखना है। तो मेहनत करिए, और अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ पाए हैं तो जो हमारी क्लासें आती हैं इनको रेगुलर देखिए और आप उसको याद कर लीजिए, प्रश्नों को याद कर लीजिए। तो मंगल कुमकुम किसे कहा गया है? होली के रंग को, सूरज की लाल किरणों को, लाल फूलों को, या फिर शादी की रस्म को? तो सही जवाब है सूरज की जो लाल किरणें हैं, क्योंकि सूरज की किरणें जब पेड़ों से छन छन करके जब पृथ्वी की हरी हरी घास पर ऐसे जब वहां पे जब बिखरती हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लाल कलर का, जो कुमकुम होता है ना, कुमकुम का कलर लाल होता है, तो मानो किसी ने वहां पे बिखेरा हो। तो अब यहां पे क्या कहा है कि सुबह के समय जब सूरज की लाल किरणें धरती की हरियाली पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो किसी ने पूरी हरियाली पर शुभ लाल कुमकुम छिड़क दिया हो। यह सीन जिंदगी की खुशी और एक अच्छी शुरुआत का प्रतीक है, इसलिए मंगल कुमकुम सुबह की लाल किरणों के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 10 प्रश्न हम करने वाले हैं। वैसे हमारे पास बहुत सारे और भी प्रश्न हैं, पर चूंकि इस क्लास में हम केवल 10 प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी इसका अगला भाग हम उसमें देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्नेलिया किस नदी के किनारे बैठ करके ये गीत गा रही है? तो कार्नेलिया, जब हम कविता पढ़ते हैं साफ लिखा है कि वो सिंधु नदी के किनारे बैठ करके, सिंधु नदी के किनारे एक ग्रीक शिविर में एक पेड़ के नीचे बैठ करके भारत की प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके, उगते हुए सूरज की फैली हुई इस रोशनी से भारत के अप्रतिम सौंदर्य को देख करके वो भारत के बारे में गीत गाती है। तो सिंधु नदी राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखना है आपको इसका। अब यहां पे कहा गया है कि चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर भारत की खूबसूरती को देखती है और वही यह गीत गाती है। सिंधु नदी हमारी सभ्यता की शुरुआत का प्रतीक है, और एक यूनानी लड़की का उस किनारे बैठकर भारत की तारीफ में गीत गाना दो महान संस्कृतियों के मिलन का भी एक खूबसूरत इशारा है। अगला क्वेश्चन देखो, 9वां प्रश्न हम देखते हैं। 9वां प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है बच्चों, कि मदिर उंगते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। मदिर का मतलब होता है मस्ती में, है ना, मदिर का मतलब मस्ती में, उंगते रहते, उंगना मतलब नींद लेना, जग कर मतलब जाग करके, रजनी भर मैंने रात भर जाग करके, तारा मैंने तारे रात भर जाग करके जब अब सूर्योदय हो रहा है तो अब वो ऊँगने लगे हैं मस्ती से भरे हुए। इस पंक्ति में तारे क्यों ऊँग रहे हैं? वे थक गए हैं, वे रात भर जागे हैं, उन्हें सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है, या वे नशे में हैं। तो बच्चों देखो कि रजनी भर जाग करके ना वे जागे हैं,
रात भर जागने के कारण, वे रात भर जागे हैं और रात भर जागने के कारण अब वो सुबह सूर्योदय होने पर ऊँग रहे हैं, नींद ले रहे हैं। लाइन का मतलब है कि तारे रजनी भर मैंने पूरी रात, है ना, पूरी रात जाग करके अब सुबह में ऊँग रहे हैं। जैसे कोई इंसान रात भर जागने के बाद सुबह नींद में झूमता है। मदिर शब्द उनकी मस्ती भरी अलसाई हुई हालत को दिखाता है। यहाँ तारों को इंसानी रूप देकर बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। नेक्स्ट देखो 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है हमारा कि कार्नेलिया का गीत का मुख्य संदेश क्या है। ये पूरी कविता क्या संदेश देना चाहती है कि भारत पर यूनानी हमले का वर्णन है, कार्नेलिया के निजी प्रेम का वर्णन है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता और महान संस्कृति की तारीफ की गई है, यह युद्ध से होने वाली निराशा का वर्णन है। तो बच्चों का आंसर इसका राइट रहेगा कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता और साथ ही साथ यहाँ की जो गौरवशाली परंपरा और हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है उसका वर्णन इसमें किया गया है, उसकी तारीफ की गई है। हालांकि ये गीत एक ऐतिहासिक नाटक का हिस्सा है, लेकिन इसका मेन मकसद युद्ध या पर्सनल लव दिखाना नहीं है। इस गीत का सेंट्रल आइडिया है भारत की बेमिसाल खूबसूरती, यहाँ के लोगों का दयालु स्वभाव और सबको शरण देने वाली महान संस्कृति की तारीफ करना। यह कविता भारत के लिए गहरे सम्मान और प्रेम को दिखाती है। तो ये देखो हमने 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न किए हैं। इसी तरीके से हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आने वाले जो हैं वो हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, बिल्कुल सटीक आंसर के साथ, बिल्कुल नए और एकदम शानदार आंसर के साथ, बड़ी शानदार भाषा में। तो निश्चित रूप से मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।